बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशगवार मौसम से आपका मूड भी खुशगवार हो चुका होगा। जुमे का मुबारक दिन है आप सब लोगों को, जुमा मुबारक। सुबह का आगाज़ बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत हुआ, क्योंकि शहर में जिस तरह से गर्मी शिद्दत से थी उसी तरह से हमने देखा मौसम भी बहुत खूबसूरत हो गया। कहीं हल्की और कहीं थोड़ी सी तेज़ बारिश ने, ठंडी हवाओं ने शहर का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त बना दिया है, खुशगवार बना दिया है। सो आप सब लोगों से गुजारिश ये है कि ये जो हल्की हल्की बारिश हो रही है इसमें ड्राइव आप बहुत एहतियात से कीजिए, क्योंकि हादसात का जो वो सिलसिला है हम देखते हैं इस तरह के मौसम में ज़्यादा हो जाता है। सो सेफली आप ड्राइव करें, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है ये। जी, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मोहतात ड्राइविंग की ज़रूरत होती है। हमने बढ़ना है जी प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ, और सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज की खबरें यानी टॉप स्टोरीज़। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 69 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए 16 शरपसंद फौज के हवाले। साबिक MPM मियां अकरम उस्मान भी शामिल। पुलिस का घर पर छापा, करप्शन केस में मतलूब परवेज इलाही फिर बच गए। 5 सूबाई महकमों में 9 अरब 87 करोड़ की बेज़ाब्तियां। सूबाई महकमों ने 1 अरब 68 करोड़ गैर कानूनी अदायगी। आज की खबरें हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अब आना है हमने जी इन खबरों की डिटेल्स की तरफ। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनुस और इरफान मलिक ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज़ में वैसे तो मेरा दिल कर रहा था कि मौसम अच्छा है, अच्छी तरह से शो का आगाज़ करते, लेकिन क्या करें जी, आपके पास खबरें कुछ ऐसी होती हैं। सबसे पहले खबर है जी बिजली की कीमत में जो हालिया इजाफा हुआ है। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इजाफे की वजूहात क्या हैं वो तो हमें बताया गया था, शायद सिप्रा साहब ने सीज़न शुरू होने से पहले बता दिया था कि बिजली महंगी भी बहुत होगी, बिजली आएगी भी नहीं, आपको भारी भरकम बिल भी अदा करने पड़ेंगे, और अगर किसी इलाके में ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो या मीटर अगर आपको चाहिए रिप्लेसमेंट के लिए, आपकी कंपनी के पास कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिल भेजेंगे ज़रूर आपको, जो आपने जमा ना कराए तो कनेक्शन मुनक़ता हो जाएगा। इमरान भाई आपसे आगाज़ कर लेते हैं। देखिए ना, अगर बात हम ये करें कि जब आप कोई घर किराए पर लेते हैं तो आपको पता होता है कि साल बाद उसका रेंट जो है उसमें 10% या 15% जो है वो इजाफा होना है। इसी तरह अगर आप टैक्सेस पे करते हैं तो आपको पता है कि हर साल उसमें इजाफा जो है वो होना है। ये जो हमारी ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके हवाले से अगर बात की जाए, नेपरा के हवाले से, ये साल में पता नहीं कितनी बार जो है वो यूनिट बढ़ा देती है, और कभी हमने ये नहीं सुना कि कभी इन्होंने बिजली जो है वो कम की हो उतनी जितनी ये बढ़ाते हैं। और हमेशा जो है इनके पता नहीं कौन से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं वो पूरे ही नहीं हो रहे, हर महीने निकल आते हैं, हर महीने हर बार उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं वो डाल देते हैं। अच्छा, वैसे तो ये बताते हैं कि जी 79 पैसे जो हैं वो सिर्फ ये जो है वो बढ़ाए हैं कि एक आम सारिफ को सिर्फ 1 रुपया या 89 पैसे जो है एक मामूली सी रकम जो है वो डाली है। लेकिन आप यकीन जाने जितनी आबादी है या जितने यूनिट महंगे हो चुके हैं, ये 89 करके पता नहीं इनके रेट जो हैं वो कहाँ चले जाते हैं। अच्छा, आप ये दूसरी बात जिस तरह आप कर रही थी कि अगर किसी के यहाँ ट्रांसफार्मर जो है वो किसी एरिया में ख़राब हो जाता है या किसी ने बिल अपना मीटर जो है वो दोबारा लगवाना है, कटा हुआ मीटर भी दोबारा लगवाना है या नया लगवाना है, उसके अलग आपको चार्जेस जो है वो पे करने पड़ते हैं। और नहीं, चार्जेस पे करके भी जल्दी काम नहीं हो रहा ना आपका, क्योंकि कुछ है ही नहीं। अच्छा, इसमें मसला ये भी है कि अगर आप सिर्फ सरकारी फीस पे करेंगे ना तो फिर तो आपका अच्छा, फिर वो आपका होना नहीं। हिडन चार्जेस या अंडर द टेबल जो चार्जेस है ना वो पे आप करेंगे तो ही होगा। आप यकीन जाने, हमारे रिपोर्टर शायद सिप्रा साहब जो हैं, मैं तकरीबन कोई 1 महीने से कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरे एक दोस्त हैं, उनकी सोसाइटी है और छोटी सी सोसाइटी है, उसमें तकरीबन 200 घर होंगे। आप यकीन जाने, इतनी हैरानगी वाली बात है कि उन्होंने तमाम फीसें पे कर दी, हर चीज़ पे कर दी, उन्होंने ट्रांसफार्मर भी लग गया उनकी सोसाइटी में, सिर्फ कनेक्शन देना। इरफान भाई, आप यकीन जाने कि वो बेचारे पिछले 3 माह से कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ कनेक्शन जो है वो हो जाए, फीसें सारी पे हैं, लेकिन
अगर वो 5 लाख रुपया नहीं देंगे लैंडमैन को तो वो नहीं लगाएगा। वो बेचारे इस पर भी आगे कि हम 2 लाख रुपया देते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं हम 2 लाख भी दे देते हैं, लेकिन वही बात इरफान वाली कि वो जो लाइनमैन है वो कहता है मेरे साथ आप लाइन सीधी करेंगे तो आपकी बापडा के साथ अलावा नहीं हो सकता। ये तो सूरत हाल है। इन चीजों को जब तक आप नहीं रोकेंगे आप इसी तरह लॉस में जाएंगे। ये जो है ना कि जो आपके फ्यूल की मद में आपको नुकसान हो रहा है, या आपकी बोसीदा तारें हैं, बोसीदा इलेक्ट्रिक आपके जनरेटर सारे ट्रांसफार्मर्स हैं, असल मसाइल ये नहीं है। असल इस महकमे के अंदर करप्शन है। ठीक है, आपके मुल्क में बिजली नहीं बन रही, वो एक अलहदा इशू है। अगर आप यकीन जाने, अगर ये सिर्फ अपने महकमे में करप्शन को खत्म कर दें, ये इदारा जो है यकीन जाने आप अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा और शहरियों को इसका खमियाजा भुगतना नहीं लेकिन अब मार्च का जो आपको खमियाजा है, माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में सारिफिन से इजाफी वसूलियां मई के बिलों में की जाएंगी। मार्च का आप आके ये टोटल 46 अरब रुपया है। कहने को तो ये सिर्फ 89 पैसे हैं, ये टोटल 46 अरब रुपया है। जो बिजली चोरी रोक लें तो ये सिलसिला आप कवर ना देखिए, वो चीज़ें और हैं, वो इश्यूज भी हैं। हम ये नहीं कहते कि वहाँ पे ये इश्यूज नहीं हैं, लेकिन जो बिजली महंगी हो रही है ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आप हर माह आपको पता चलता है कि पिछले माह जो हमारा फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं लगा था वो इस दफ़ा लगा दिया गया, और हर महीने हम फ्यूल एडजस्टमेंट किसी ना किसी जगह के ऊपर दे रहे होते हैं बिजली की मद में। और लेकिन फिर भी हमें बाद में ये सिप्रा साहब ये खबर दे देते हैं या वफाकी हुकूमत की जानिब से ये खबर आ जाती है कि अभी तक जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट पूरी नहीं हुई और अब मज़ीद आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसका एक बड़ा जो वजह है ये है कि जो खाम माल हम अब बाहर से मंगवाते हैं उसकी कीमत, क्योंकि डॉलर्स की जो अब मार्च की जो बात हो रही है, मार्च वो था जब डॉलर की कीमतें पाकिस्तान में बहुत स्पीडी बढ़ी थी। उसी वजह से ये सारा जो कट लगा था और जो इजाफी बिल जो हैं ये आपको उस मद में आ रहे हैं, तो इसके लिए अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और 46 अरब रुपया वाकई एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो अवाम की जेबों से निकाली जाएगी। अवाम के पास पहले ही अपना, आप किसी भी ऐसे शख्स जो सैलरी पर्सन है या मजदूरी कर रहा है उससे अगर आप पूछें कि वो अपने घर का बजट कैसे बना रहा है, तो उसके लिए उसकी सैलरी जितनी भी होगी तो उसके अंदर उसका जो बजट नहीं बन सकता। तो ऊपर से इस तरह के जो खबरें हम सुन लेते हैं कि बिल बढ़ने लगा है, तो वाकई दिल खून के आंसू होता है और ये वाकई बड़ी बुरी हालत हो जाती है जब बिल की कीमतें जो हैं वो बिजली की कीमत बढ़ जाएगी, कभी आपको पता चलेगा गैस की कीमत बढ़ गई। अच्छा, बिजली महंगी होने के साथ साथ नायाब भी होती जा रही है। आपकी इलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ गैर इलानिया लोड शेडिंग लाहौर शहर में अगर हम बात करें, अगर तो ध्यान दें तो 8 घंटे से ज़ायद जो है वो बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग हो रही है और इसको पूछने वाला कोई नहीं। दूसरी जानिब गैस की जो लोड शेडिंग है वो अलग से आपको बर्दाश्त करनी पड़ रही है कि 10 बजे के करीब आपकी गैस जो है भी अब रहती है। गर्मियों में इस मौसम में कभी सर्दियों में सोचा भी नहीं था। वो ये वजह है कि हमने जो LNG अपनी उसके पाइपलाइन में जो है वो डाल दी है। अब वो LNG की हम बचत करने के चक्कर में 10 बजे असल मसाइल जो है ना वो ये अना मैं आपको भी बताऊंगा और इरफान को भी। देखें, कई प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए कि भाई आपकी गैस की किल्लत जो है वो ख़त्म होने के लिए नई पाइपलाइनें जो है वो डाली जा रही हैं, दोस्त ममालिक से जो है वो गैस ली जाएगी। वो मंसूबे भी आज तक वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। हर हुकूमत ने कोशिश की, हर इदारे ने कोशिश की, लेकिन पता नहीं इंटरनेशनल प्रेशर है या अंदरूनी मसाइल है, इनसे वो प्रोजेक्ट जो है वो हो नहीं पाए। अब मुझे एक छोटी सी मैं बात ये करना चाहूँगा, हर घर में बिजली यूज़ होती है, ठीक है। अगर आपने मुल्क में बिजली तो पहले नहीं बन रही, आपके प्रोजेक्ट जो है वो बन ही नहीं रहे, ओ भाई इसके मुतबादिल प्लान कर लेना। अब हर बंदा जो है वो बेचारा सोलर पर मुंतकिल हो रहा है। ये इरफान मेरे साथ बैठे हैं, इन बेचारों ने भी, मुझे पता है क्योंकि मैं अब यहाँ बयान नहीं कर सकता कि इन बेचारों ने कैसे प्लेट्स जो हैं वो लगाई हैं अपने घर में ना, थोड़ी थोड़ी करके इन्होंने सोलर पर मुंतकिल हुए हैं। और आप यकीन जाने कोई नहीं रह गई, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह चलें, ये अच्छे इदारे में जॉब कर रहे हैं, थोड़ी बेहतर सैलरी है, चले ये तो अफोर्ड कर लिया। वो बेचारा जो जिस तरह इरफान बात कर रहे थे कि जिस बेचारे की तनख्वाह ही सिर्फ 20-25 हज़ार रुपए है, वो बच्चों को पढ़ाएगा, नहीं जी, अब तो सोलर भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर यही मैं कह रहा हूँ, माजी में एक प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि तमाम बैंकों को ये कहा गया था कि आप किस्तों पर सोलर पैनल जो है वो शहरियों को देंगे। ये हुकूमत ने प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन वो थोड़ा सा अरसा चला। लेकिन आपके इसमें जो माफिया है ना, उसने कहा ये कैसे होगा, हमारे सोलर महंगे कैसे बिकेंगे। उन्होंने खैर हुकूमत से साजबाज करके वो प्रोजेक्ट जो है वो रोक दिया। ये तो सूरत हाल है यहाँ पर। लेकिन अब ये है कि जी ना तो आप सोलर लगवा सकेंगे, बिजली भी मजीद महंगी होगी,
लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, ये मसाइल जूं के तू रहेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने ऑल्टरनेट की तरफ जाना है, कुछ मुतबादिल लेकर आना है, वो लोग क्या कर रहे हैं वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर हमारे पास है जी, साबिक MP मियां अकरम उस्मान भी शामिल हैं। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए 16 शरपसंद फौज के हवाले। मुलजिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 3, 7 और 9 के तहत कसूरवार पाए गए। इरफान, मैं आपसे जानना चाहूंगी कहाँ तक ये सिलसिला पहुंचा? अना देखिए, ये स्टार्टिंग है, ये अभी पहुंचा नहीं है, ये अभी तो शुरुआत है। अभी इस तरह के जितने ऐसे लोग जो तोड़फोड़ में मुलविस थे, खसूसी तौर पे जो फौजी तनसीबात थी उनके ऊपर अटैक के अंदर मुलविस थे। लाहौर में ये 3 ऐसे इंसिडेंट हुए जिसमें एक जना हाउस के ऊपर हमला हुआ, अस्करी टावर को जलाया गया, फिर उसके साथ साथ ISI के ऑफिस के ऊपर जो हमला किया गया। ये सिर्फ लाहौर के मैं इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ। फैसलाबाद में या रावलपिंडी में GHQ पे हमला, या मियांवाली पे PAF बेस के ऊपर हमला, इसके मुल्ज़मान भी जो है उनके साथ भी यही जो आर्मी एक्ट है उसके तहत कार्रवाई होगी। और इसमें लाहौर में इब्तदाई तौर पे अभी तक आपको बताएं 22 लोगों की लिस्ट है। 22 लोग जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जिनके ट्रायल दहशतगर्दी कोर्ट में मुकम्मल हुआ, जहां पे एविडेंस मिले दहशतगर्दी कोर्ट को दिए गए, पुलिस और जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं उनकी जानिब से कि ये एविडेंस हैं, ये लोग वहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुके हैं। उन लोगों को अब कोर्ट टू कोर्ट ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट जो है वो दहशतगर्दी कोर्ट से उन लोगों को ले रही है, सॉरी, और उसमें अब तक 16 लोग चले जा चुके हैं। बाकी जो 6 लोग हैं उनका भी प्रोसेस जो है वो जो पाइपलाइन में है और वो भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके बाद मज़ीद जूँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी मुकम्मल करेगी, या तफ्तीशी इदारे जो हैं, तहकीकाती इदारे, ये अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके दहशतगर्दी कोर्ट में चलान सबमिट करते जाएंगे। उसके बाद उन तमाम लोग जो जिम्मेदार होंगे, अब चाहे PTI से कोई अलहदगी इख्तियार करता जा रहा है, अगर तो जिम्मेदारान हैं तो उनको पकड़ा जाएगा। अना देखें, ये जो राहें जो बिल्कुल जुदा हो रही जो राहें जुदा कर रहे हैं, इसका ये कतन मकसद नहीं है कि ये जो है वो जो इन्होंने जुर्म किया होगा तो उसकी सज़ा नहीं मिलेगी, ये ऐसा कतई नहीं होगा। जिन लोगों ने किया है उनको जो वाकई सज़ा मिलेगी, और आप देखेंगे कि उनको इबरत का निशान बनाया जाएगा। क्योंकि इसके अंदर आप देखें, जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि जलाओ घराओ करने वालों के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं बख्शी जाएगी। और हम पिछले 2 एपिसोड हमने ऐसे देखे जो लाहौर में हुए, जिसमें साबिक आर्मी चीफ की नवासी खदीजा शाह और एडिशनल IG अली आमिर मलिक, उनकी भतीजी, जिनको गिरफ्तारी के बाद दहशतगर्दी कोर्ट में पेश किया गया। 7 दिन का उनका रिमांड है। उस रिमांड के दौरान तहकीकात में अगर ये चीज़ें साबित होगी कि वाकई वो लोग थे तो उनके साथ भी यही होगा। तो ये काफ़ी उन लोगों के लिए अलार्मिंग चीज़ है जिनको हुक्मरान जो थे, जो सियासी लीडर थे, वो उनको आगे झोंक कर खुद वो पीछे हो गए, और अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद अपनी वफादारियाँ तब्दील करने के बाद उनके साथ रियायत होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होना। अकरम उस्मान उसकी एक बड़ी मिसाल है, जो मौके से पकड़े गए, साबिक MP हैं और उनका भी ये ट्रायल हो रहा है। ये चीज़ जो है ये सब के लिए है कि कभी अपने सियासी कायदीन के पीछे लग के इस नहज तक ना पहुँचे कि बाद में आपको पछताना पड़े, क्योंकि इन सियासी रहनुमाओं ने आपकी कोई फ़िक्र नहीं करनी। इन लोगों के लिए क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इन लोगों को बुलाया था जब, तो उनके लिए क्या बड़े बड़े वकील, जो करोड़ों रुपए के वकील अपने लिए जो बुलाए जाते हैं, उनको हायर किया नहीं किया गया। उनके माँ बाप से आप मिल के देखें, उनके जो बहन भाई हैं उनसे मिल के देखें, तो आपको खुद जो है वो इस बात के ऊपर तरस आएगा कि इन बच्चों को किस तरह वर्गलाया गया, और उसके बाद क्या हो रहा है कि वो उनके माँ बाप, उनके बहन भाई वहाँ पे कभी दहशतगर्दी कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं, कभी कहीं चक्कर लगा रहे हैं, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। बिल्कुल ऐसी। और फिर जब बात आती है लीडर इमरान खान साहब हो, तो फिर तो उनको तो बाहर लोग वेट कर रहे होते थे, उनको तो कोई परवाह ही नहीं होती थी। इमरान अना देखें, मैं ज़रा तफसीली इस पे बात करूँगा, और आपको और इरफान को जो है बड़े तहम्मुल से मेरी बात जो है वो सुननी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि अगर इस वक्त हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सब पर नज़र दौड़ाएं, तो यकीन जाने कि इस वक्त हमारा मुल्क जो है, हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि या बारी ताला हमारे मुल्क को हिफाजत में रखना। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, अगर आप बात कर लें अपनी अदलिया की, अगर आप बात कर लें अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की,
नॉर्मली अगर मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि आपका सोशल मीडिया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका प्रिंट मीडिया ये दिखा रहा है कि सब आपस में लड़ रहे हैं इस वक्त। ये चीज़ें बरमला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी आ रही हैं, प्रिंट मीडिया पे भी, सब आपस में झगड़ रहे हैं। हमने भी कई बार जो है वो ऐसी कैंपेन चलाई हैं कि सबको मिलकर इस वक्त पाकिस्तान को देखना चाहिए बजाय एक दूसरे को देखें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो हम बात करते हैं कि किसी भी सूरत मुल्की और सरकारी इमलाक को नुकसान जो है वो किसी सूरत भी नहीं पहुंचाना चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, तब भी ऐसे वाक़यात जो हैं वो नहीं हुए। नवाज शरीफ जो है उनको 3 बार जो है वो वज़ीर आज़म के ओहदे से ज़बरदस्ती हटाया गया, तब भी ऐसे वाक़यात जो है वो नहीं हुए। हाँ, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, इन्होंने ऐसा इश्तिहार जो है वो अपने कारकुनों में फैला दिया कि वो अंधी तकलीद में उन्होंने जो है वो हमले कर दिए सरकारी इमलाक पर और इसके साथ मुल्की इमलाक पर। और सूरत हाल ये रही कि इस बात पर हम भी कहते हैं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, करार वाक़ई सज़ा जो है वो दी जानी चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसा कोई वाक़या जो है वो ना हो। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो ये भी मैं यहाँ लाजमी ये कहूँगा कि लोगों के दिल में ना इस वक्त दिमाग में ये भी बात आ रही है कि ये जो शरपसंद है 16 जिनको पकड़ा गया है, जिनकी वैसे तादाद 22 है और मज़ीद जो 120 आइडेंटिफाई जो है वो हो गए हैं, इनको आप अपनी अदालतों की बजाय आर्मी एक्ट के तहत आर्मी कोर्ट्स में जो भेज रहे हैं, क्या आपको अपनी अदलिया पर एतमाद नहीं है? क्या वो सजाएं जो है वो नहीं दे सकते? मुझे ये बताएं कि जो आपकी पाक आर्मी है, अगर इसका कोई फौजी या कोई अहलकार यहाँ पर सिविलियन के साथ कोई बदतमीजी या कोई भी ऐसा मामला करता है, जब उसकी गिरफ्तारी अमल पर आती है, क्या उसका कोर्ट कभी उसका केस हमारी कोर्ट में गया? नहीं, उसको दोबारा जो है वो ले वापस जो आर्मी एक्ट के तहत ही उसे आर्मी कोर्ट्स में वापस ले जाते हैं। क्या उनके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होगी? सो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। हमारी अपनी अदलिया जो है उसका अपना एक वकार है, अपना मयार है, अपनी सजाएं हैं, उनके तहत इनको सजाएं जो है वो दी जानी चाहिए। लेकिन चलें, अगर ऐसे शरपसंद हैं जो बिल्कुल अब दहशतगर्द आप उन्हें बनाने दिखा रहे हैं कि ये शरपसंद है, इनको आप ले गए हैं, अब आप देखें 20 साल 25 साल जितनी भी सजा देंगे या सजाए मौत देंगे, इन फ्यूचर भी आपको फिर ऐसे ही कवानीन जो है वो सबके लिए रखने चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ आप तो पहले कह रहे हैं आपको मिसाल ऐसी कायम करनी चाहिए। माजी में ऐसी मिसालें हमको नहीं मिलती। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो ये मुल्क और हमारे सिक्योरिटी इदारे जो है ना, ये हमारा वकार है, हमारी इज्जत है। इनके खिलाफ माजी में भी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जो अब हुई है। इनके खिलाफ मैं कह रहा हूँ कि सजाएं दी जानी चाहिए, लेकिन असूल के तहत। और नहीं, आपको फिर मिसाल ऐसी कायम करनी चाहिए कि असूल सबके लिए को। अच्छा जी, जमान पार्क से गिरफ्तार 7 शरपसंदों का ताल्लुक कलदम तंजीमों से निकला, वाकई ऐसा है और ये मामला क्लियर हो गया? अना, ये बात इस तरह है कि ये 9 मई के वाक़े के वाले लोग नहीं हैं। आपको याद होगा कि जमान पार्क को क्लियर करने वाले जो ऑपरेशन किया गया था, वहाँ से लोगों को पकड़ा गया था जिन्होंने पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम भी फेंके थे और तब मौजूदगी का दहशतगर्दों की कहा भी गया। और उनकी वीडियोस भी आई थी कि कुछ कालादन लोग जो थे, कालादन तंजीमों के लोग, वो जमान पार्क मौजूद भी थे, उनके इंटरव्यूज़ भी आए थे। वही लोग जो है, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उनके जो कॉल रिकॉर्ड हासिल किए गए, तो कॉल रिकॉर्ड में वो लोग जो हैं वो मुलव्विस पाए गए थे। तो ये वो लोग हैं जो 9 मई से पहले के हैं। अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन तो जारी है, लेकिन जो बात इमरान ने की कि इस तरह की एग्जांपल हमें पहले नहीं मिलती, मैं उसको ज़रा क्लियर करना चाहूँगा। इमरान खान के साहब के दौर में जब वो वज़ीर आज़म थे तो 25 लोगों का मिलिट्री एक्ट के तहत ट्रायल हुआ, जिसमें 3 जो थे वो फ़ौजी थे और बाकी 22 लोग जो सिविलियन थे, उनमें से 3 को सज़ाए मौत हुई थी और बाकी जो थे वो मुख्तलिफ सज़ाएँ, जिसमें 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 6-7 साल, इस तरह सज़ाएँ हुई थी। बात यह है कि ये भी हमारी अदालतें हैं, ये कोई गैर मुल्की अदालतें नहीं हैं। लेकिन अगर हम अपना मिलिट्री एक्ट देखें, मिलिट्री एक्ट के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं कि अगर फ़ौजी तनसीबात के ऊपर कोई ऐसा अटैक होगा, ऐसे लोग उसमें मुलव्विस होंगे, तो उनका जो है वो ट्रायल जो फ़ौजी अदालतें हैं वो करेंगी। अच्छा। तो फ़ौजी अदालतें उस एक्ट के तहत इसके ऊपर कार्रवाई कर रही हैं। और बात रही कि जो लोग इसमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं सिर्फ उनको रखा जा रहा है, बाकी तमाम केसेस देखें। अब इसमें गिरफ्तारियां अगर हम देखें तो लाहौर में इस वक्त 700 से ज़ायद गिरफ्तारियां हैं। उन 700 में से अभी आपको पता चल रहा है कि 16 लोग जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट की तरफ जो है उनका केस गया, बाकी 6 लोग और हैं जिनका पाइपलाइन में है, यानी कि 22 के करीब लोग जो हैं वो अभी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, बाकियों की आइडेंटिफिकेशन जारी है। तो इसमें जो लोग जलाओ गिराओ के अंदर मुलव्विस थे,
जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, जिन्होंने लूटमार की, जिन्होंने शोहदा की जो यादगारें थी उनको तोड़ा, उन लोगों के केसेस जो हैं वो वहाँ पे जाएंगे। ये नहीं होगा कि वहाँ पे बलवे के अंदर अगर 1000 लोग था तो 1000 का 1000 जो है वो केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। वो हमारी दहशतगर्दी कोर्ट जिसमें ये ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं वहाँ पे उनका ट्रायल होगा। सही। इरफान हमारे साथ जी इस खबर की डिटेल बता रहे थे और सब बहुत अच्छे तरीके से इरफान ने इस पर रोशनी डाली है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है जी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हम आ रहे हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है जी, करप्शन केस में मतलूब परवेज इलाही फिर बच निकले, पुलिस का घर पर छापा। पुलिस की जानिब से कल रात इनके घर पे एक दफ़ा फिर से छापा मारा गया और करप्शन केस से मुतालिक ये मतलूब हैं। इमरान भाई देखिए जी, हमने जब ये वज़ीर आला थे तब भी हमने 12 ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर डिस्कस वो की जितने थी कि अरबों के मंसूबे, हाँ, बिल्कुल। अरबों के प्रोजेक्ट्स, अरबों की रकम तो जो ये है सब तो होना ही था। वो वहाँ पर मुंतकिल की जा रही है। मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर जो अच्छा, खुद तो जो मेहरबानियां हुई साथ वाले लोगों पे बहुत करम नवाजी हुई। स्कूल और कॉलेजेस के जो फंड्स थे फर्नीचर खरीदने के, मिसिंग फैसिलिटीज पूरी करने के, वो उठा के भी उन्होंने वहां पर सड़कों के लिए भिजवा दिए। तब भी हम कहते थे कि भाई आप कर लें जितना करना है, जब आप नहीं रहेंगे ना फिर आपको पता चलेगा। और वही सूरत हाल हुई। और ऊपर से हटदर्मी देखें कि आपने दो चीजें हैं, एक तो आपकी जमानत जो है वो मनसूख हो गई, ठीक है, दूसरा आपने जाली मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पर जमा करवाया जो कि पता भी लग गया कि ये जाली सर्टिफिकेट था। उसके बाद जो है वो आप फिर कानून का सामना करें ना, आप आए, आप उसी अदलिया का एहतराम कर लें, उसी कानून का एहतराम कर लें जिसके थ्रू आपको रिलीफ मिला था, आपको जो है वो जमानत कबल गिरफ्तारी मिली थी, फिर आपको वो जाली जो मेडिकल सर्टिफिकेट था उस पर भी आपको रिलैक्सेशन जो है वो दी गई थी। अब ये तमाम चीज़ें जब ख़त्म हो गई, पुलिस आपके घर आई है और बाकी जो है वो टीमें आपके पास पहुंची हैं, तो आप भाई आए ना सामने, आप छुपते फिर रहे हैं। और जब फिर आपके अगर आपने किया मलाल ही नहीं है तो फिर आप किया ही कुछ बिल्कुल नहीं। सही। अगर आपने किसी के साथ साजबाज नहीं की, आपने मंसूबे वहां पर जो है वो उनमें से टिक बैक्स नहीं ली, अगर आपने वहां पर सरकारी 500 गाड़ियां, 500 गाड़ियों के ठेके अपने मनपसंद लोगों को नहीं दिए, तो आए ना आप सामना करें, आप बिल्कुल ऐसे बताएं ना। फिर आपके बाप का पैसा तो नहीं था, जिन लोगों पर नवाजिशात हुई वो तो भाग निकले, कहाँ है पैसा, वापस करें ना आप। अगर उनसे नहीं लेके देना तो खुद दें, अब आप छुपते फिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है इरफान ना। इसमें देखे 2-3 चीज़ें हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही, उनके साहबजादे मोनस, उनके दौरे हुकूमत में यहाँ से फ़रार हो गए थे और फ़रार हुए थे। उनके बारे में कहा जा रहा है वो प्राइवेट जेट में गए और उनके साथ बहुत सी ऐसे बैग्स भी थे जिनके अंदर न जाने क्या था। डॉलर हमारा जो है वो आपको पता है कि क्या सूरत हाल हुई, उसकी एक बड़ी वजह स्मगलिंग थी। और स्मगलिंग में ये ख़ानदान जो था, इसमें चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। क्योंकि आपको पता होगा कि जो एक इनका मेन कल्प्रेट है मोहम्मद खान भट्टी, जिसको गिरफ्तार किया गया, उसकी जानिब से बहुत से ऐसे इंकशाफात किए गए और ये बैग्स लेके जाने वाला इंकशाफ भी मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से किया गया कि उन डॉलर्स के भरे बैग जो हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र किए गए। अब वहाँ से पेरिस से बैठ के मोनस इलाही भी जो ट्विटर स्पेस के ऊपर एक, मैं कल उनकी स्पेस देख रहा था जिसके अंदर था घबराना नहीं, लेकिन उनके वालिद अब भी घबरा रहे हैं और गिरफ्तारी नहीं दे रहे। फिर उसके साथ साथ अगर देखें जो फराह गोगी थी, शहजाद अकबर थे, जिन लोगों ने माल बनाया, जिन लोगों ने लूट मार की, जिन लोगों ने लूट मार की, वो सारे के सारे लोग इन लोगों ने भगा दिए। और क्योंकि ये पैसा जो था इनके बाप का पैसा नहीं था, इसलिए उस पैसे का जवाब लेना कि कहाँ पे खर्च किया, किधर गया वो पैसा, ये अवाम का हक है। और इसी हक को देखते हुए एंटी करप्शन की जानिब से जो इंक्वायरियाँ की जा रही हैं उसको फेस करने के लिए ये अब कतरा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर चोर है। मैं देखता हूँ कि पूरी तहरीक इंसाफ के साथ जितने भी अलायंस थे, ये 9 तारीख को इंसिडेंट हुआ, आज 25-26 तारीख है, 15 दिन के अंदर पूरी पार्टी ढेर हो गई। कल मैं एक बड़ा अच्छा किसी का ट्वीट देख रहा था कि आसिफ अली जरदारी 11 साल जो उनको जेल काटनी पड़ी, इसी तरह नवाज शरीफ पूरा ख़ानदान उनका यहाँ से दरबदर कर दिया गया कि आप मुल्क बदर हैं, यहाँ से निकल जाएँ आप, उनको निकाल दिया गया। बाकी लोगों के साथ क्या क्या हुआ, पाचा खान 37 साल जो है उन्होंने जेल काटी, अली वज़ीर जो हैं उन्होंने इतना अरसा जेल काटी,
ये लोग वो थे, और ये उनके मुकाबले में ये पैरेलल अगर देखे तो ये भी जो सियासतदान थे ना, अपने आप को सियासतदान कहते थे, 15 दिन में ये लोग गिर गए। इनके अंदर कम से कम अयान अली वाला हौसला रख लेते। अयान पकड़ी गई थी, वो सियासतदान नहीं थी, एक मॉडल थी। अगर वो किसी केस में पकड़ी गई थी तो उसने जिस तरह बहादुरी के साथ, मैं समझता हूँ कि उसने जेल काटी, वो आके रोई नहीं। ये तो लोग आके रोना शुरू हो गए हैं। और मैं वही बात करता हूँ कि दूसरों के बच्चों को, ये इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले ट्विटर स्पेस की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि गुलामी से बेहतर है आप लोग मर जाएं, खुदकुशी कर लें। भाई लोगों के बच्चों को मार रहे हैं आप, अपने बच्चों को आपने, ये सब ने, ये सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, बाकी सबके बच्चे भी, बाकी जो हमारे लीडर्स हैं उनके बच्चे भी देखें तो वो लोग बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बाकी लोगों के बच्चों को यहाँ पे आप जलाओ गिराओ के लिए, सड़कों पे निकलने के लिए बुला रहे हैं, और लोगों को कह रहे हैं कि आप मर जाएं, इस गुलामी से बेहतर है। भाई क्यों मरें? आप लोग अपने बच्चों को भी लाकर यही दर्श दें तो फिर आपके पीछे जाएंगे। अगर हमने इनकी वो कैंपेन देखी कि जेल भरो तहरीक होगी, तो जेल भरो तहरीक में खान साहब खुद अंदर रहे और बाकी लोगों को कहते रहे कि आप जाके गिरफ्तारियां दें। लीडर से शुरू होता है काम, लीडर खुद अंदर बैठा छुप के बैठा होता है, जमानतों के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी के लिए आए तो लोगों को कहते हैं कि फिर वही जलाओ गिराओ करें। तो इस तरह मामला हल नहीं होंगे। इन लोगों को हौसला करना चाहिए। अगर तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, तो फिर आके फेस तो करें अदालतों के अंदर। अदालतें तो आपको ऑलरेडी रिलीफ दे रही हैं। कौन सी अदालत ने इनको जो है अभी तक रिलीफ नहीं दिया? हर अदालत ने इनको रिलीफ दिया, लेकिन क्योंकि इनके अंदर चोर है, इन लोगों ने करप्शन की है, इसी वजह से ये लोग अब भाग रहे हैं। बिल्कुल, और आप भागते जितना मर्जी रहे हैं, सब चीज़ें आया हैं, सब चीज़ें सामने हैं, भागने का फ़ायदा कोई नहीं है। अब पकड़ होगी और आपको सवालात के जवाब देने होंगे, क्योंकि ये अवाम का पैसा था जिसका आपने बेदरेग इस्तेमाल किया और लुटाया। अपनी जेबों में तो डाला ही डाला और अपने साथियों को भी पैसा लुटाया और उनको यहाँ से निकलवा भी दिया। अब जवाब तो देना पड़ेगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ भी। अब आप कहाँ बात करेंगे, किस किस को आप मंजर आम पर लाने की कोशिश करेंगे? 5 सूबाई महकमों में 9 अरब 87 करोड़ की बेज़ाब्तियां हैं। सूबाई महकमों ने 1 अरब 68 करोड़ गैर कानूनी अदायगियां की। कम रकम नहीं है, 9 अरब 87 करोड़ की बेज़ाब्तियां और 5 सूबाई महकमे हैं। इरफान, देखिए यहाँ पे तो किसी भी महकमे को आप खोलेंगे तो ये आपको ऐसी नज़र आएगी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट थी जिसके अंदर ये बेज़ाब्तियां हैं। अभी इसको आप करप्शन नहीं कह सकते, ये बेज़ाब्तियां हैं कि अगर फ़र्ज़ करें उसने गिलास के लिए पैसे जो हैं वो उसको दिए गए, तो उसने इस गिलास के अंदर एक कप भी खरीद लिया। तो ये जो ऑडिट की रिपोर्ट के अंदर, जो ऑडिट की ज़बान में ये बेज़ाब्तगी है कि आपको पैसे इस काम के लिए दिए गए, आपने उसमें से गिलास कैसे मुझे इंकशाफात का फ़ायदा कभी नज़र नहीं आया। वो नहीं, इसी वजह से नज़र नहीं आया क्योंकि जिन लोगों ने ऑडिट करना है, जिन लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, जिन लोगों की रिपोर्ट आगे जानी है, वो सबके सब एक दूसरे के साथ अटैच हैं कि इनके अगर हम जीपीओ की अगर इसकी बात करें, ऑडिट रिपोर्ट की, जहाँ पे ऑडिट हो रहा है, तमाम डिपार्टमेंट, जून जब आता है तमाम डिपार्टमेंट ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट जीपीओ को बंद ना कर दें उसकी रिपोर्ट का तो कोई फायदा नहीं है ना, वाकई उसको तो बंद ही कर देते हैं। उसको मैं इतना अमला भर्ती किया हुआ है उसमें जितने भी सरकारी इदारों की जो ऑडिट्स होते हैं उनके बिल क्लियर होने हैं, उसने जब वो बिल अपने लेके जाने हैं ताकि हमारे बिल क्लियर हों, तो वो बिल क्लियर करवाने के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा ही है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने खुद इन डिपार्टमेंट, क्योंकि इमरान भी डिपार्टमेंट करता है, मैं भी डिपार्टमेंट करता हूँ, अब हम डिपार्टमेंट्स के जब ये बातें जाके सुनते हैं तो हम परेशान होते हैं। हम उनसे ये कहते हैं कि यार आप इसकी वीडियो बना के ले आएँ ताकि हम इसको ऑनर करें, तो उनका आगे से जवाब बड़ा मज़े का होता है। उनका बस करते तुसी तो एक बारी खबर चलानी है, ऐसी हर जेड़ा साल है ना को बिल क्लियर कराने। सही बात। तो ये चीज़ें जो हैं, जब तक इनकी रिपोर्ट जो हैं, जब तक इनकी रिपोर्ट नेक नीति पे मबनी नहीं होंगी, जब तक इनकी रिपोर्ट जो है टाइम तो नहीं आने वाला। बस फिर अभी वो हम कहते हैं ना, नस्लों से एक सिलसिला चल रहा है। फिर आप ये ऐसे ही देखेंगी, तो ये तो हम शुरू से ऐसे ही देखेंगी कि ये मामला इसी तरह इंकशाफात होते रहेंगे, इंकशाफात होते रहेंगे, खबरें चलेंगी और ये खबरें लगवाई जाती हैं। इससे प्रेशराइज किया जाता है उस डिपार्टमेंट को कि भाई आपकी तो बेज़ाब्तियां निकल आई, अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सरकार तो बड़ी सख्त है, सरकार तो डंडा लेके पीछे पड़ी हुई है, हमने इन सारी चीज़ों को क्लियर करवाना है। तो उन चीज़ों को क्लियर करवाने के लिए फिर वो डिपार्टमेंट जो है वो कहते हैं अच्छा अंडर द टेबल इसके ऊपर डील करते हैं, ये मामला आप क्लियर करें। वो मामला फिर ऑडिट जो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं
वही लोग क्लियर करके देते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने ये कप खरीदना था, ये गिलास के पैसे, चले हम इसको इकट्ठा कर देते हैं। यानी बस चीजें इधर उधर हो जाती हैं, बात उसमें बेहतरी की उम्मीद कोई नहीं रहती है। जी देखिए, बुध के रोज़ हम जो डिस्कस कर रहे थे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अली रामा ने थोड़ा ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया है। ये सिर्फ 5 सूबाई महकमों के हवाले से जो है वो अली रामा ने बात की है, जिसमें आपको तकरीबन 10 अरब की बेज़ाब्तियाँ जो है वो मिली है। और अगर इन 5 महकमों के हवाले से थोड़ा ब्रीफली जाएँ तो इसमें इन्होंने 1 अरब 68 करोड़ की गैर कानूनी अदायगियाँ की हैं। ठेकेदारों को भी टैक्स छूट जो है वो दी गई है। अच्छा, ये हम सिर्फ बात कर रहे हैं अना महकमों की। अगर आप इन महकमों को छोड़ें, अगर इन महकमों के नीचे जो झेली इदारे होते हैं, जिसको आम तौर पे हम अथॉरिटीज़ कहते हैं, ठीक है, कंपनीज कहते हैं, अगर आप सिर्फ उन अथॉरिटीज़ को, जितनी भी पंजाब में अथॉरिटीज़ हैं, जितनी भी पंजाब में कंपनीज हैं, आप यकीन जाने किसी एक को पकड़ लें, किसी एक को पकड़ लें, यकीन जाने आपको शर्मिंदगी होगी अगर उसका ऑडिट जो है, यानी ये कहते हैं आवे का हवा यहाँ बिगड़ा, आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, मजे की बात ये है कि इदारों में भी करप्शन हो रही है। ऑडिटर जनरल खुद जो है वो बता रहा है कि इदारों में करप्शन हो रही है। आपकी अथॉरिटीज जो है वो, जितनी भी अथॉरिटीज हैं उनमें भी करप्शन हो रही है, जितनी आपकी कंपनीज हैं उनमें भी करप्शन हो रही है, और कोई पूछने वाला नहीं। कौन रह गया पीछे? इतना सिस्टमेटिकली ये करप्शन करते हैं कि आप यकीन जाने कि हैरान रह जाएंगे। क्योंकि जिस तरह इरफान ने भी बात की, ये भी इदारे करते हैं, अथॉरिटीज करते रहे हैं, कंपनीज करते रहे हैं, मैं भी डिपार्टमेंट्स करता रहा हूँ, अथॉरिटीज कंपनीज करता रहा हूँ, हमें इन सब चीजों का पता है। कई बार हमने हाईलाइट भी की है। लेकिन होता क्या है कि जिन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है, आप यकीन जाने, अब उनका हाल भी देख लेना। जिस तरह अब एजी ऑफिस की मिसाल आपके, और ये वाकई ये हकीकत है कि अगर ये तमाम महकमे जब अपना बिल क्लियर करवाने जाते हैं ना एजी ऑफिस, आप यकीन जाने वो उठा के ऐसे फेंक देंगे, वो ऐसे फेंकते हैं। वो क्या कहते हैं, अगर आप अंडर द टेबल उनको नहीं मिलेंगे ना, या तो बिल क्लियर नहीं होगा, अंडर दी फाइल नहीं मिलेंगे, आपके बिल क्लियर नहीं होंगे। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये हैं असल पाकिस्तान के चोर। और दूसरा, अगर अवाम के हवाले से भी मैं बात करें ना, हमारी अवाम भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये जो लोग कहते हैं ना कि अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी सारे इदारे करप्ट हैं, ठीक है, सारी अथॉरिटीज करप्ट हैं, सारी कंपनीज करप्ट हैं, और मैं करता क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं खुद मुझे देखे मैं क्या करता हूँ। मैं अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता हूँ ना, तो मैं जो रजिस्ट्री करवाऊंगा ना, अगर वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं 40 लाख की रजिस्ट्री करवाऊंगा। डीसी रेट पे करवा लेंगे। क्या मैं चोर नहीं हूँ? टैक्स से बचने के लिए ये अवाम हमारी इस तरह करती है, और फिर हम जब ये टैक्स चोरी करते हैं, फिर हम कहते हैं कि जी इदारे जो है वो खराब। मतलब यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ। पूरा सिस्टम जो है ना, अवाम को रास्ते कौन दिखाता है, अवाम की सहूलतकारी कौन करता है? मुझे इरफान, वही जो एंटी करप्शन से बच रहे हैं, वही ना देखिए, जो हमें रास्ता दिखाने वाले हैं लीडर हमारे, वो किसी के ऊपर नैब में केस है, किसी के पे एंटी करप्शन पे केस है, किसी पे कोई केस है, किसी पे कोई केस है। जो जब ये हुकूमत में आते हैं तब अपने केस माफ करवाते हैं, दूसरों पे केस बनाते हैं, दूसरे आते हैं अपने केस माफ करवा लेते हैं। शुरू में मैंने कहा था कि हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि या बारी ताला हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तमाम इदारे, यहाँ की अवाम, ये तमाम लोग जो हैं इसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और ये हकीकत है। फिर हम रोते हैं कि जी हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा, हमारा मुल्क बेहतर कैसे होगा। ओ भाई, खुद हम जब चाहेंगे आपको ठीक नहीं करेंगे, तब तक ये मामला ऐसे ही चलेंगे। बिल्कुल ऐसे हमें शुरुआत अपने से करनी पड़ेगी। हम ठीक होंगे तो बाकी लोग भी ठीक होंगे। लेकिन ये सिस्टम जो है, इसको ठीक करने के लिए भी कुछ डिपार्टमेंट्स हमने बनाए हैं। जैसे ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, ये एजी ऑफिस है। एजी ऑफिस का काम है अगर किसी जगह के ऊपर जो बेज़ाब्तगियाँ हैं उसको हाईलाइट करे, उसको अगर जिन लोगों ने इसको बेज़ाब्तगियाँ की हैं, वहाँ पे करप्शन की है, बेज़ाब्तगियाँ की हैं, तो उनको उनकी रिपोर्ट जनरेट करके उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करें। इरफान, माजरत के साथ मुझे जर्नलिज्म में 17 से 18 साल हो गए हैं भाई। आपने आज तक इन 18 सालों में ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है हर साल आती है, हर साल आती है महकमों से मुतालिक। आज तक मैंने नहीं देखा कि उस पर कोई ऐसी कार्रवाई हुई हो कि अगले साल वो रिपोर्ट बेहतर हो। ये रिपोर्ट जो है ये हर साल ज्यादा जो है वो मसाइल बयान कर रही होती हैं कि इदारों में क्या हो रही है, करप्शन हो रही है, बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं, और ठेकेदारों को नवाजा जा रहा है, मनपसंद कंपनियों को नवाजा जा रहा है। ये चीज़ें जो है ये बढ़ती ही चली जा रही हैं, कभी कंट्रोल नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही है, और कंट्रोल इसलिए नहीं हुई क्योंकि हर तरफ तो एक दूसरे को कवर करने के लिए लोग बैठे हैं।
एक दूसरे की गलतियों पर विजन पर्दे होना डाल। चाहिए ना, विजन होना चाहिए। अब आप यकीन जाने मैं ये बात जो करने लगा हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मैं निगरान वज़ीर आला के ऑफिस में काम करता हूँ। आप यकीन जाने कल मैं वज़ीर आला हाउस में जो लोग काम करते हैं ना, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने पता क्या कहा, मैंने वैसे ही पूछा, मैंने कहा भाई क्या हाल है? कहता आप लोगों ने तो हमारा जीना आराम कर दिया। मैंने कहा क्यों? कहता पहले तो हम लोग अय्याशियां करते थे, आप लोगों ने तो ऐसे हमारे खर्चे बंद किए हैं कि हमारे घर की रोटी बंद हो गई है। मैंने कहा वो कैसे? कहता 3 टाइम का खाना वज़ीर आला हाउस से हमारे घर जाता था, अब जो है वो भी बंद हो गए, खर्चे बंद हो गए हैं, बिल बंद हो गया। और एक चीज जो उन्होंने कल बयान की, मैं तो हैरान हो गया, कहते हैं आपका वज़ीर आला तो जो दूध के डिब्बे हैं वो भी घर से लेके आता है। हाँ, तो फिर आप अंदाजा करें ना, ये एक मिसाल कायम करने की कोशिश की होना जा रही चाहिए है ना। बिल्कुल। अगर ये आरजी निगरान हुकूमत जो है ये ऐसे कर सकती है, तो जो 4-5 साल के लिए आते हैं उनको क्या तकलीफ है? बस ये आपने एक मिसाल कायम करनी है, जिन्होंने करनी है वो करने की कोशिश भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत ही अहम टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। अहम इसलिए कह रही हूँ, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम बुरा मानते हैं, बुरा समझते हैं, जिनको बुरा कहा गया है, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी मजबूरी बन जाती है कि आपको वो शायद बुरा अमल भी करना पड़ता है। उसके पसे पर्दा जो महरक़ात होते हैं, जो रीज़न होती हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम आप लोगों की नज़र में बुरा बन के रह जाते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी क्योंकि इतनी तंग हो चुकी होती है कि आपकी सब्र की इंतहा हो जाती है। काम सब्र से शुरू होता है, लेकिन जब इंतहा को पहुंच जाता है तो फिर ये इंतहाई इक़दाम उठाना पड़ता है। अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनाया है मियाँ बीवी का। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा रिश्ता, बहुत अहम रिश्ता, जहाँ से आपकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, जहाँ से आपको एक नई ज़िंदगी मिलती है, जहाँ से आप दूसरी ज़िंदगियों को जन्म देते हैं, जहाँ से आपका घर बनता है, जहाँ से आपको सुकून मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हकीकतें ऐसी हैं कि कुछ लोगों की ये ज़िंदगी तंग भी हो जाती है, तंग हो जाती है, तंग की जाती है या तंग कर दी जाती है। मुश्किलात इस कदर ज़्यादा हो जाती हैं कि सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं मियाँ बीवी के रिश्ते की। बहुत खूबसूरत रिश्ता, जब इसका आगाज़ होता है आपको लगता है कि जी आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। एफ़र्ट करनी पड़ती है, दोनों मियाँ बीवी को, घर वालों को एफ़र्ट करनी पड़ती है, जगह देनी पड़ती है। नई आने वाली लड़की का घर बनाने के लिए उसको आपको एक कंफर्ट जोन देना पड़ता है। बहुत जगहों पर हमने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से इस रिश्ते को निभाया भी जाता है, लेकिन कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। हर किसी को अपना अपना रोल प्ले करना पड़ता है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जहाँ कहीं ये सब चीज़ें नहीं होती, वहाँ हम देखते हैं तलाक़ की नौबत आ जाती है। हमारे दीन इस्लाम में तलाक़ के बारे में अहकामात क्या हैं, इसको कितना बुरा समझा जाता है, इससे रिलेटेड ख़ुसूसी तौर पर हम बहुत सारी डिटेल आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहेंगे क्योंकि एक अदम बर्दाश्त माशरे में इस कदर बढ़ गई है कि हम देख रहे हैं तलाक़ का रुझान भी बढ़ता चला जा रहा है। इसके बारे में अहकामात क्या हैं, कब आकर आपकी जब वाकई बस हो जाए तो ये इंतहाई इक़दाम की तरफ आप जा सकते हैं। ऑल्दो हम इस चीज़ को बिल्कुल अच्छा नहीं कह रहे, हम हमेशा इस चीज़ को प्रमोट करेंगे कि सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह ताला पे बहुत सारी चीज़ें छोड़नी चाहिए। लेकिन जहाँ कहीं हम देख रहे हैं कि ये लेवल आ जाए कि किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, जुल्म ज़्यादती की इंतहा कर दी गई है, वहाँ पर हमें दीन इस्लाम क्या दर्ज देता है, इस पर बात करेंगे। हुमा तकवी साहबा इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम हुमा साहबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तल्ख हकीकत भी है, परेशानी भी है, और एक सियाह धब्बा भी इसे कहा जाता है, बुरा भी समझा जाता है। दीन इस्लाम की क्या हिदायत है तलाक़ के बारे में? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये जो आज टॉपिक हम लेके चल रहे हैं कि एक ऐसा फ़ेले हलाल कि जिसको हलाल होते हुए परवरदिगार चाहता है कि उसको अंजाम ना दिया जाए। और जो सबसे खूबसूरत रिलेशन, देखिए तलाक़ की जब हम बात करते हैं, हमारे माशरे में आजकल तलाक़ का रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये तशवीशनाक अमल है कि किसी माशरे में इतने ज़्यादा रेशो से तलाक़ दी जाए। हमें उन फैक्टर्स पे भी देखना है कि वो कौन से वजूहात हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से तलाक़ मारज़े वजूद में आती है। अगर आप रिलेशनशिप को देखें, शादीशुदा ज़िंदगी को देखें, तो परवरदिगार आलम की निगाह में सबसे हसीन रिश्ता जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ का है। रूए ज़मीन पर तख्लीक किया जाने वाला पहला रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ का है।
और उसके बाद परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में जब निकाह की बात करता है तो अल्लाह ताला बात करके कहता है कि मैंने ये क्रिएट इसलिए किया है, इस रिश्ते को तख्लीक इसलिए किया, ले तुस्किन, ताकि तुम एक दूसरे से तस्कीन हासिल कर सको और एक दूसरे के लिए राहत का जो है वो एक दूसरे के लिए बायस बन सको। और फिर अल्लाह कहता है जब निकाह अंजाम पाता है तो शैतान जो है वो अपने सर को ज़मीन पर मारता है कि मैं शिकस्त खुर्दा हो गया क्योंकि इस शख्स ने निकाह कर कर अपने आप को मुझसे बचा लिया। मतलब ये निकाह की वैल्यूज़ हैं। उसके बाद अल्लाह कहते हैं जब निकाह करार पाता है तो मैं वहाँ पर रहमत और मवद्दत दिलों में डाल देता हूँ ताकि एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, मोहब्बत हो। वरना आप फितरी अमल ये है कि एक गैर मर्द या एक गैर औरत के साथ आप इतना क्लोज़ रिलेशन कैसे डेवलप कर सकते हैं। मगर ये खुदा की रहमत होती है कि खुदा दिलों को नरम कर देता है और नरम करके दिलों में मोहब्बत डाल देता है। अब इतना बाबरकत, इतना रहमत वाला और जिसको खुदा की अताअत भी हासिल हो, खुदा की तरफ से मदद भी हासिल हो, फिर वो इस नहज पे चला जाए कि उस रिलेशन को तोड़ना पड़े, तो वहाँ पर परवरदिगार आलम कहता है कि ज़मीन कांप जाती है। जब कोई मियाँ बीवी ये फ़ैसला करते हैं कि वो एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं तो ज़मीन कांपती है। लेकिन अल्लाह कहता है कि देखिए परवरदिगार ने, अगर हम गौर करें अल्लाह की रहमत पर, आप ये देखिए कि वाहिद मियाँ बीवी का रिश्ता है जिसमें आपके पास चॉइस है। मतलब आप चूज़ करके ले सकते हैं। वालिदैन आप चूज़ नहीं कर सकते, औलाद आप चूज़ नहीं कर सकते, अपने करीबी बहन भाई आप चूज़ नहीं कर सकते। ये सब अल्लाह की तरफ से आपकी तरफ आपको आ रहे हैं। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मुझे ये भाई पसंद नहीं है, मैं अपना भाई बदल लूँ, ये नहीं है। या मुझे अम्मा नहीं पसंद है तो मैं अम्मा छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता। मगर वाहिद एक शौहर और ज़ौजा का रिलेशन है जो बाय चॉइस है। बाय चॉइस, तो इसको क्यों बाय चॉइस रखा गया? पहला क्वेश्चन ये, क्यों? जब अल्लाह तूने सारे रिलेशन हमें यूँ करके फॉर गिफ्टेड दे दिए तो इसको भी दे देता। अल्लाह ने कहा नहीं, ये मैंने दिया इसलिए ताकि तुम सोच समझ कर करो, ताकि इस नहज पे ना पहुंचो कि मुझे छोड़ना है। ये अब जब यानी मसलिहत अल्लाह ताला की इसमें आपको समझ बिल्कुल अल्लाह ने मसलहत रखी इसमें कि करने से पहले सोचो, करने से पहले अपने आप को देखो कि तुम्हारा मिजाज क्या है, उसका मिजाज क्या है, तुम्हारा फोकस क्या है, उसका फोकस क्या है, तुम्हारा दीनी ताय्युन क्या है, उसका, ये भी बहुत बड़ा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेरेंट्स का रोल भी चाहूँगी कि इस चीज़ को समझें कि दोनों पार्टनर्स को ये चीज़ समझने का मौका दें। बेटे यही वाली बात जो आप कर रही हैं, इस्लाम ने तो खुल के इसकी इजाज़त दी हुई है। बिल्कुल। मतलब इस्लाम को, जिसको आप कहते हैं कि जी बड़े कोई मजहबी हैं, तो बड़े मजहबी में ही है कि आप लड़का लड़की को सामने बिठा दें, आप दोनों अम्मा अब्बा उठ के चले जाएं, उनसे कहीं बात करो। उसी बड़े मजहबी ख़ानदान में ये है कि आप उनको प्राइवेसी दें। एक दफ़ा सेटिस्फाइड ना हो, आप दोबारा मिलाएं, आप तीसरी दफ़ा मिलाएं, 4 दफ़ा मिलाएं। वो कहते हैं हम घर में कंफर्टेबल हैं, उन्हें बाहर मिलने दें। ये इस्लाम है। अब अगर मैं ये बात करूँ तो कहेंगे बाजी आप तो दीनी नाम के ऊपर बड़ी मॉडर्न बातें कर रही हैं। मॉडर्न बातें नहीं हैं, ये फितरत है, ये दीन फितरत है। मेरी अम्मी ने मेरे साथ नहीं रहना उस बंदे के साथ, या लड़के की माँ ने नहीं रहना, रहना मैंने और आपने। तो जब मैंने और आपने रहना तो अपनी हदूद का तयन भी मैंने और आपने करना है। सबसे बड़ी ये प्यारी बात आपने की, इसमें वालिदैन का किरदार है। वालिदैन इस रिलेशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते और तरीक़ा कार को समझ नहीं पा रहे होते। वो कहते हैं कि जी नहीं, लड़की और लड़का आपस में बातचीत करें, जब रहना आपस में है। और फिर सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगी कि जब हम कहते हैं कि बेटी को बिठा दें या बेटे को, इन्हें क्या पता, ये तो ना समझ है। वो भाई इतना ना समझ है, इतना उसको नहीं समझ आ रही, तो अब शादी कर रहे हैं। शादी एक समझदारी, एक जिम्मेदारी, एक बर्डन है। और जब आप किसी की शादी करते हो तो अपने साथ सिर्फ मोहब्बतें और जो है वो एंजॉयमेंट नहीं लाता, उसके साथ आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। और वालिदैन का जो अहम रोल है वो यही है कि सबसे पहले आप देखें, एक बात है, मुझे पता है मेरा बच्चे को गुस्सा आता है, मुझसे तो ढका छुपा नहीं मेरा बेटा। अब जब मुझे पता है कि ये ज़बान दराज है, मुझे पता है ये गुस्से का तेज़ है, मुझे पता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, शादी करते हुए मैं क्यों नहीं बताती ससुराल वालों को? वहाँ तो बस ये शहज़ादा है, ये मेरा बहुत हीरो है, ये तो मेरा बड़ा अच्छा बेटा है। आप बताएं ताकि बच्ची को पता हो कि मैं किस माइंडसेट के साथ जा रही हूँ। तो तलाक जो है वो एकदम से यूँ करके नहीं निकल आती कि जी मुझे पसंद नहीं है मैं तलाक दे रही हूँ। तलाक के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स में मेरी माँ का रोल भी है, उन फैक्टर्स में मेरे हस्बैंड की माँ का रोल भी है, फैमिली का भी है, सोसाइटी का भी है, और जिन लोगों से मैं मिल रही हूँ उनके लाइफस्टाइल का भी है। ये सब चीज़ें मिलती हैं तो एक बम बनता है और वो एकदम से फिर फट जाता है, जिसको तलाक कहते हैं। बिल्कुल सही। अब हम खुसूसी हिदायत जो इस्लाम की तरफ से जारी की जाती हैं कि हम इसको तो कह रहे हैं कि ये एक बुरा इक़दाम है, नहीं होना चाहिए, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, किस स्टेज पे आके अगर आपकी बस हो जाए तो आप ये इंतहाई इक़दाम उठा सकते हैं? देखिए बात पता क्या है कि ये जो मियाँ बीवी का रिलेशन है, इसमें बहुत सी अहादीस मुझे ऐसी भी मिलती हैं
कि जिसमें मियाँ बीवी मतलब इंतहा हो रही है हर तरफ। अगर बीवी बदअखलाक है और शौहर जो है वो उसकी बदअखलाकी को बर्दाश्त कर रहा है तो उसके बारे में भी अहादीस हैं। अगर शौहर जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर रहा, निकम्मा निखट्टू है, उसके ऊपर से बर्डनाइज भी कर रहा है उसको, तो उसमें भी अहादीस हैं। मतलब मुझे पहले समझ नहीं आती थी कि एक बिल्कुल ही नेगेटिव दो चीज़ें, इसमें हदीसें लिखने की ज़रूरत क्या है। और हदीसें भी क्या क्या प्यारी प्यारी कि परवरदिगार आलम ने जन्नत में उस औरत के लिए ख़ास मुकाम रखा है कि जो अपने शौहर की बदज़बानी को बर्दाश्त करे और उस सब्र का सौदा अपने अल्लाह से करे। अब ये मामला मतलब अब हमारे यहाँ सबसे इस वक्त मुश्किल काम तो सब्र ही है। सब्र ही वो सब्र मैं क्यों करूँ, मैं बीइंग अ वुमेन सब्र क्यों करूँ, सब्र मर्द भी तो कर सकता है। ये जो एक हमारे यहाँ सोसाइटी में एक नया क्रेज़ आ रहा है उस, और मैं नहीं कह रही कि औरत ही सब्र करती रहे, वही साबरा बनती रहे, मर्द के ऊपर भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मगर मेरी जान, जब अल्लाह ने बर्दाश्त का एलिमेंट रखा ही औरत में ज़्यादा है तो अल्लाह चाहता भी है कि करे भी ज़्यादा। इसमें कौन सा ऐसा मसला है। अब हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं कि जब अदम बर्दाश्त आ जाती है, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शौहर कि जो अपनी चिड़चिड़ी औरत, बदज़बान औरत की चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा है तो परवरदिगार उसको दुनिया में भी उसका जज़ा देता और आखिरत में भी देगा। अल्लाह ताला ही तो कैसी बातें कर रहा है। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें अट्रैक्शंस दे दे के बता रहा हूँ कि आखिरी नहज तक कोशिश करो कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है तुम फिर उसके बाद। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि तलाक नहीं है, आप ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि दीन इस्लाम कोई पिंजरा नहीं है कि जिसमें बंद कर दिया और बंद करने के बाद एक औरत एक मर्द को एक जानवर की तरह ट्रीट किया जाए। क्योंकि बेटे शादी एक ऐसा रिलेशन है जो सिर्फ़ और सिर्फ इमोशनली नहीं है, फिज़िकली भी है। मतलब कोई रिलेशन ऐसा नहीं है जो इमोशनली भी हो, फिज़िकली भी हो। मैरिज लाइफ एक ऐसी है जिसमें दोनों चीज़ें हैं और इसमें दोनों चीज़ों का मतलब दोनों चीज़ों की हदूदो क़यूद को रखने का मतलब ये है कि दोनों चीज़ें कंफर्ट में रहें। मतलब आप फिज़िकली भी, मॉरली भी, इमोशनली भी अगर कंफर्ट है तो वो शादी है। शादी इनमें से किसी एक फेज़ में भी आप अगर डिस्टर्ब हैं तो फिर हमें अपने रिलेशन को रिकॉल करें। बिल्कुल ऐसे ये हमारी सोसाइटी में इसको बहुत बुरा समझा जाता है। मतलब खुदा न खास्ता अगर किसी की फैमिली में किसी के साथ कुछ ऐसा हो गया है, उस लड़की को बिल्कुल अलग कर दो, इसको तो किसी की शादी पे बैठने ना दो, निकाह के टाइम पे इसको दूर कर दो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने सोशली बनानी है। या बिल्कुल सही कह रही हैं, ये टैबूज़ हैं। हाँ, इनको हमने तोड़ना है। तलाक है, तलाक कोई अछूत तो नहीं है, एक हलाल फेल है। अल्लाह ने कुरान पाक में आयात उतारी हैं उसके लिए। मतलब मैं इसको कोई फेवर नहीं कर रही हूँ कि मैं कोई इसकी अच्छाइयाँ और बयान कर गलती रही हूँ। किसी की भी हो, लड़की को जिम्मेदार ठहराया जाता है। भाई हमारे यहाँ एक तलाक याफ्ता लड़की की दूसरी शादी एक अजाब बना होता है। बिल्कुल ऐसे। और हमारे यहाँ लड़का दूसरी शादी कर रहा हो तो कोई मसला नहीं है, उसका बैंक बैलेंस चेक किया जाता है, उसकी जॉब चेक की जाती है, उसका सोशली जो स्टेटस है वो देखा जाता है और शादी हो जाती है। मगर एक बच्ची अगर निकाह हुआ और निकाह के बाद रुखसती भी ना हुई और उसकी तलाक हो जाए तो उसके माथे पे लेबल लगाते थे तलाक याफ्ता का। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है। इस्लाम में अगर आप ये देखिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मौला अली की अक़्द में आ गई, ठीक है, वो उनके अक़्द में आ जाती है। मतलब अगर हज़रत जाफ़र तैयार की ज़ौजा हैं वो अक़्द में आ रही हैं, वो अब बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं, अगर कोई तलाक भी दे रहा है तो वो दूसरा सहाबी रसूल उससे शादी कर रहा है। ये बार बार शादियां कर कर बताया क्या गया कि तलाक कोई धब्बा नहीं है, तलाक अल्लाह की तरफ से दी गई एक ऑप्शन है। देखें बात फिर वही है कि लाइफ वंस इन अ लाइफ है, ये एक दफ़ा की ज़िंदगी है। हमारे यहाँ वो 7 जन्मों का नहीं कि जन्म जन्म पैदा हुए जा रहे हैं। तो अगर एक ज़िंदगी के अंदर आप अल्लाह की इस नेमत, जो अल्लाह ने एक नेमत बनाया है शादी को, अगर ये नेमत आपके लिए जहमत बन रही है तो परवरदिगार ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप इस जहमत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सूरह अहज़ाब में, सूरह बकरा की आयत नंबर 229 में वेरी क्लियर अल्लाह ने कहा कि अगर इखलाक के साथ, लेकिन उसकी हदूद क़यूद बड़ी प्यारी अल्लाह ने मुअय्यन की। ये नहीं कि फिर तलाक देने पे आए तो बीवी पे लान तान किया, उसके लक्षण, उसके किरदार के ऊपर आपने फ़ौरन का मैं तो इसलिए इससे तलाक ले रहा हूँ क्योंकि ये लूज़ कैरेक्टर है, ये सब नहीं। अल्लाह ने कहा फिर आसान तरीक़े से, अल्लाह ने कहा फिर अगर तुमने करना है तो फिर इखलाकियात के दायरे में, ये नहीं आप मतलब मैं यहाँ तक देखा है अहादीस में कि तुम तलाक देते हुए ये ना देखो कि इसमें क्या बुराई है, तुम तलाक देते हुए ये देखो कि तुमने कितना अच्छा वक्त इसके साथ गुजारा है। जब तुम अच्छाई को लेकर चलोगे और उसके बाद फिर अल्लाह ने तलाक के बाद भी हकूक़ रखे
मतलब वो रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चे की माँ हैं तो फिर उस बच्चे का नानो नफ़का शौहर के ज़िम्मे कर दिया। अगर आप जो है वो जायदाद, अगर उसके बाद तलाक में अगर आपके पास पहले जायदाद थी तो वो रसूल अल्लाह कहते हैं वो वापस नहीं है, वो उसकी हो गई जो तुमने दे दी उसकी ज़िंदगी में। फिर उसके बाद हक़ महर अदा करो। अगर तुम तलाक, बड़ा मर्दानगी का शौक़ है कि मैं मर्द हूँ मैं तलाक दे सकता हूँ, ये भी तो हमारे यहाँ एक फिनोमेना है ना कि शौहर ही तलाक देगा है। तो अगर वो शौहर तलाक दे रहा तो अल्लाह ने भी कान से पकड़ा है। अल्लाह ने कहा तुम्हें बहुत शौक़ है मर्दानगी दिखाने का, तो फिर अगर तुम औरत को तलाक दे रहे हो तो फिर सबसे पहले तो इखलाक के साथ दो, दूसरा उसका नानो नफ़का का इंतज़ाम करो, तीसरा उसका हक़ महर उसको दो, चौथा उसकी अगर कोई चीज़ें हैं तुम्हारे पास अमानत या जो तोहफे हैं, जो मतलब देखें सबसे बड़ा चीज़ जो होती है तलाक दी जाती है तो जहेज़ पे कब्जा कर लिया जाता है। ऐसे ही एक आम सोसाइटी मतलब सोसाइटी में तो वही हिंदुआना ट्रेंड है, ये जाहिलाना दौर की बातें हैं कि जी इसकी चीज़ें ले। तो इस्लाम कहता है कि अगर वो कोई चीज़ लेकर आई है तो तुम इज़्ज़त के साथ उसके सारे तोहफे तहाइफ वापस करो। इवन दो आप ये बात मतलब हमारे बहुत से लोगों को हज़म ही नहीं होगी, जो आपने ज्वेलरी आपने तोहफे दिए हैं वो भी उसके हैं, आपको हक नहीं कि आप उससे वापस ले सकें। कि जैसे हम बरी देते हैं, हम चीज़ें देते हैं, तो अगर आपने सोने की चीज़ें दी हैं तो आप ये नहीं कहेंगे मेरे घर का सेट है वापस करो। आपने तोहफा दे दिया, तोहफे का रिवर्ट बैक। अगर लड़की लेके चली जाती है, यहाँ तो केसेस कर दिए जाते हैं, अदालतों में घसीटा जाता है कि आप जो लड़के वाले ने सामान दिया था या जो सोना था वो वापस दिया जाए। मतलब इतनी सी इस्लाम इतना इखलाकियात के साथ मतलब शादी तो खैर है ही टोटली इखलाक, लेकिन तलाक में भी अल्लाह कहता है कि नहीं बद इखलाकी नहीं करनी है कि अब तलाक हो रही है तो मैं उधेड़ के रख दूँ। इस्लाम ने यहाँ तक आपको कहा है कि आप पूरे तहफ़्फ़ुज़ के साथ उसको तलाक करें। और अभी जो आपने बात की कि फिर जब हो गई तो उसको रसूमात में नहीं बिठा रहे, बच्ची को जो है वो बिल्कुल अलहदा कर रहे हैं, तो ये उसका अपने इख्तियार की बात तो नहीं थी ना। हमारे यहाँ बेवा के साथ भी ऐसे ही सलूक होता है। मतलब अगर उसका शौहर मर गया है तो उसको आप किसी दुल्हन के कोई रसूमात में नहीं शामिल करेंगे, मत करें। आप रसूमात में नहीं करेंगे तो क्या उसका अक़्त नहीं हो रहा? और या बच्ची के स्टेटस पे कोई फ़र्क आ रहा है? देखिए ये सारी रस्म व रवाज जो है वो हमारी माशरे की क्रिएट की। बिल्कुल। तो इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उसमें आप किसी बच्ची को पूरे एक फंक्शन के अंदर आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं कि इसको तो हटा दो, ये तो तलाक़ याफ्ता है। तो तलाक़ जो है वो भी अल्लाह की तरफ से एक रियायत है। मैं नेमत नहीं कहूँगी इसको, नेमत का लफ्ज़ मुझे सूट नहीं कर रहा। रियायत है अल्लाह की तरफ से कि अगर तुम्हारे पास बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रहा है और तुम्हें लग रहा है कि अब मैं इस शख्स के साथ नहीं रह सकती, तो अल्लाह ने तुम्हें रियायत दी है कि आप आपस में फ़ैसला करें। चाहे शौहर तलाक दे दे, यहाँ पे भी ये बड़ी बात है, और औरत को भी खुला का हक़ दे दिया अल्लाह ने। अल्लाह ने कहा शौहर, बाज़ दफ़ा वही बात है ना कि हमारे यहाँ जो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में बाज़ लोग तलाक भी नहीं देते। मैं तो नहीं दूंगा तलाक, हुन तू जाके खा। मतलब हमारे ये भी है कि अगर तुम नहीं रहना चाहती तो मत रहो, मैं तलाक भी नहीं दूंगा, तुम्हें लगता है ज़िंदगी गुजार, अब तुम ऐसे ही गुजारो जब तक तुम मेरे निकाह में हो, तुम किसी के हक़ में नहीं जा सकती। अल्लाह ने वहाँ पे भी ऑप्शन दे दिया कि भाई रखो अपनी मर्दानगी अपने पास, मैंने औरत को खुला का हक़ दे दिया। औरत जाके एक दफ़ा अदालत में कह दे मैं नहीं रह सकती इस बंदे के साथ। आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक औरत ने आके कहा या रसूल अल्लाह मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, और रीज़न क्या दी, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है। मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन मैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड ब्यूटी ऑफ इस्लाम बता रही हूँ। उसने ये नहीं कहा कि मेरा नानो नफ़का पूरा नहीं करता, मेरा ये नहीं करता, मेरा वो नहीं करता, मुझे शक्ल पसंद नहीं है, मैं सुबह देखती हूँ इसको तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती। रसूल अल्लाह ने डिवोर्स करवा दी उससे। अब आप ये देखें कि हम ये बात मतलब शायद मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, हमारे यहाँ ख़वातीन के हुस्न सिंगार पे तो बड़ा फोकस होता है कि लड़की प्यारी लगे है। शादी के बाद हस्बैंड का प्यारा लगना ज़रूरी नहीं है क्या? नहीं, देखें ये रिलेशंस की डिमांड है। जब मेरा शौहर चाहता है ना कि मैं साफ़ सुथरी अच्छी संवरी हुई नज़र आऊँ, तो वाइफ का भी ये दिल चाहता है कि उसका शौहर भी हैंडसम स्मार्ट नज़र आए। आप ये देखें हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं और हस्बैंड जो है वो अपने आप को छोड़ देते हैं। पहले जिम हो रहा होता है, पहले एक्सरसाइज हो रही होती है। तो ये भी बहुत सारी ये मतलब कुछ ये रियलिटीज़ हैं, मतलब इस पर हम डिस्कस नहीं करते। अब तो ठीक है बस, अब चाहे गंजा है, चाहे पेट निकला है, चाहे उसे चला नहीं जा रहा, अब तो मेरा शौहर है। नहीं, आप उसको बताएं कि मुझे अच्छे लगते हो, तुम मुझे इस तरह पसंद हो, तुम्हारे पर ये कलर सूट करता है। ये सारी चीज़ें मोहब्बत को बढ़ाती हैं, और इस रिलेशन में जितना मोहब्बत बढ़ती है उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। हमारा सबसे बड़ा ऐब ये है, हम एक दूसरे से बोलते नहीं हैं। अब बोलते हैं मतलब वैसे वाला तो बड़ा बोलते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते।
और एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपके किसी भी रिश्ते को बहुत मजबूत करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। एक बहुत ही अहम पॉइंट है, मैं आपसे जानना ये चाहूँगी, बहुत सारे घरों में कुछ ऐसी बदमज़ियाँ हो जाती हैं, कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, सास का रोल कभी इस तरह से रहा कि मियाँ बीवी की लड़ाई करा दी और उस टाइम तैश में आके मियाँ ने कहा कि जी मैं तो तुम्हें अपने साथ रख नहीं सकता, तलाक दे दी। बाद में उसको भी एहसास हुआ कि अच्छा इस स्टेज पर मुझे नहीं आना चाहिए था, मेरी बीवी ने तो बहुत अच्छा वक्त मेरे साथ गुजारा, बहुत मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, बड़ा अच्छा ज़िंदगी का टाइम गुजरा, ये बीच में कोई शैतानी अमल ऐसा हो गया या किसी ने लड़ाई डलवाने की कोशिश की, ऐसे पॉइंट पर आकर आपने तलाक दे दी और बाद में आप उस पर अफसोस भी कर रहे हैं, कोई वापसी का रास्ता? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो घरों में बुज़ुर्ग हैं उनको इन मामलों में अपना रोल अदा करना चाहिए, पॉजिटिव रोल। मगर हमारी सोसाइटी में 70% घरों में नेगेटिव रोल होता है। पता है कि मियाँ बीवी लड़ गए, इनके किसी बात पे गुस्सा है, शौहर सुबह बगैर नाश्ते के चला गया, तो बानिस्बत इसके कि उस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, आपस में बैठ के बात की जाए, हमारे यहाँ उसको हवा दी जाती है। बिल्कुल सही। और आपको पता है कि मियाँ बीवी के अंदर जुदाई डलवाने वाले किरदार, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो मियाँ बीवी में जुदाई दिलवाते हैं तो जहन्नम के अंदर उनके लिए एक अलहदा तबका मखसूस है। उसको मतलब कुछ ऐसे गुनाह हैं जिसमें रसूल अल्लाह ने डायरेक्ट कहा जहन्नमी है, वरना हर जगह रसूल अल्लाह कहीं फ्लेक्सिबिलिटी शो कर देते थे कि नहीं अल्लाह बचा लेगा, अल्लाह करीम है। मगर हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर झगड़ा पैदा करना, उनके दिलों में बदगुमानी डालने का गुनाह यह है कि सीधा जहन्नम भाई। आप यहाँ तो मज़े कर लें लेकिन आखिरत में आपका मुकाम जहन्नम के सिवा कुछ नहीं। अब ये जो तलाक है, इसीलिए 3 दफ़ा तलाक का अमल रखा गया है, एक दफ़ा नहीं। अब जैसे निकाह में आप कबूल है कबूल है कबूल है कहते हैं, ये एक फॉर्मेलिटी मतलब उसको है, लेकिन निकाह का सीगा अगर लोगों के सामने आपने रजामंदी जाहिर कर दी निकाह है, लेकिन तलाक के लिए 3 दफ़ा तलाक रखी गई है। अब ये मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र है जहाँ पे यकमुश्त भी हो जाती है, बाज़ में गैप्स के साथ होती है कि आपने एक तलाक दी, गैप ले लो, फिर तलाक दो, फिर गैप ले लो। उससे क्यों? ताकि आपको सोचने का मौका मिले, समझने का, आपको समझने, आपको लगे। अब आप जो बात कर रही हैं कि इश्ताल गुस्से में दे दिया और वो, तो इसीलिए कहते हैं कि तलाक कोई मतलब फिल्मी डायलॉग नहीं है कि आप गुस्सा चढ़ा और मैं तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ और मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये लफ्ज़ तलाक का अदा करना, आपकी ज़ुबान पे आ जाना, ये खुद एक फ़ेल कबी है। तलाक के लिए मतलब इसका मतलब ही मैं तुम्हें तर्क कर रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तो अब जहाँ तक वापसी का रास्ता है, अल्लाह ने यही कहा है कि तुम देने से पहले कई दफ़ा सोचो, देने से पहले कई मर्तबा करो, और जब तुमने एक दफ़ा दे दिया तो उस पर अगर तुम नादिम हो तो पलट आओ, कोई मसला नहीं है, पलट आओ। और पलट कर तुम अपने ये जो गुनाह है, फिर गुनाह कंसीडर उस तरह तो नहीं होगा, यानी कि जो फेल है उस पर अगर तुम नादिम हो तो आपस में बैठ के डिस्कस करो, मिल लो। फिर अगर दूसरा भी दे दिया, उस पर भी अल्लाह ने ऑप्शन रखा कि अगर तुम रुकना चाह रहे हो तो तुम रुक जाओ और सोचो, टाइम ले लो, अपने आप को टाइम दो, वाइफ को टाइम दो कि हम एक दफ़ा फिर सोच लेते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं मैंने रहना ही नहीं, फाइनल डिसीजन, फिर आप तीसरी तलाक करें, फिर उसके शरई जो तमाम हकूक़ हैं वो अदा करें, फिर पाकिस्तानी क़वानीन के हवाले से जो आपके हैं। लेकिन जहाँ तक हम दीन इस्लाम की बात करते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल हमारा दीन है, बहुत ज़्यादा रियायत दी है और तमाम चीज़ें वाज़ेह करके रख दी हैं दीन इस्लाम की जानिब से। लेकिन फिर अगेन हम यही कहेंगे कि सबसे बड़ी रीज़न होती है अदम बर्दाश्त। सब्र से काम लें, अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाएं, इंशाल्लाह ज़िंदगी में आपके अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे हुमा तकवी साहिबा देखने वालों को? देखिए, कुरान जो है वो पूरा कोर ऑफ लाइफ है। अब मैं ये चाहूँगी कि अगर हम थोड़ा सा अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सूरह तराक, सूरह अहज़ाब और सूरह बकरा, इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें। तर्जुमे के साथ पढ़िए, इसमें आपको कर्टिसी भी अल्लाह सिखा रहा है, शादी के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बता रहा है, और किस नहज पे आके तलाक़ के लिए अल्लाह इजाज़त दे रहा है वो नहज भी आपको पता चल रही है। तो कुरान से रुजू रखिए ताकि ज़िंदगी आसान। बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है। मेरे ख्याल से ये चीज़ें हमें ज़रूर समझनी चाहिए शादी से पहले। इन पर ज़रूर इन सूरतों को पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि आप भी समझ बूझ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। गर्मी का सीज़न है और मशरूबात सबके बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं। अब वो लोग जो कि वेट रिड्यूस करना चाहते हैं वो भी चाहते हैं कि अच्छा जी, क्योंकि पानी का बहुत इस्तेमाल करना भी चाहिए, करना पड़ता भी है गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी वेट रिड्यूस करने के लिए सिर्फ आप लिक्विड डाइट पे चले जाएं, जो कि गलत भी कहते हैं बहुत सारे लोग। इसको कहते हैं कि जी ये नुकसानदेह भी है। लेकिन अब कुछ मशरूबात हम लोगों ने खुद से बना लिए हैं, हमें लगता है ये वेट रिड्यूस करने में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। मैं बहुत सारे अपने इर्द गिर्द दोस्तों को देखती हूँ, वो डिटॉक्स वाटर बना लिया जाता है और सारा दिन उसी में पानी फिल कर करके आप पानी का इस्तेमाल करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अजवाइन, कुछ लोग कहते हैं ज़ीरा, कुछ लोग कहते हैं दारचीनी का पानी अगर आप खाली पेट पी लें। यानी हर किसी ने कुछ चीज़ें सेट कर रखी हैं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा जी अगर आप पानी के साथ तुख्म लंगा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपका वेट रिड्यूस करता है, लीमू पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपका वेट रिड्यूस करता है। लेकिन हम आपको आज के शो में बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी डाइट है, पानी का इस्तेमाल किस तरह से आप करके क्या क्या चीज़ें उसमें मिक्स करके अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं, वज़न कम करने वाले मशरूबात जिनको हम आज कहेंगे। हमारे साथ जुहा सुहेल मौजूद है, हमारे ग़िज़ायात हैं, वो हमें तमाम गाइडलाइन जारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुहा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। मुझे बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे मशरूबात हैं जो कि आपके वेट रिड्यूस करने में अहम रोल अदा करते हैं। हम लोग सोशल मीडिया से देखते हैं, किसी से इंस्पायर हो जाते हैं, अच्छा फ़लाँ बंदा जो है वो सुबह उठ के दारचीनी का पानी हर रोज़ पी रहा था, उसका वेट बहुत कम हो गया, मैं भी वो प्रैक्टिस शुरू कर दूँ। क्या गाइड करना चाहेंगे आप देखने वालों को? सबसे पहली बात, सेल्फ प्रैक्टिसिंग पे नहीं आना। हम सबकी बॉडी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, किसी की बॉडी किसी जैसी सेम नहीं है, ठीक है। सो इस सिचुएशन में जैसे भी हमने समर्स की बात की, मैं आज ऐसी चीज़ों की यहाँ बात करूँगी जो हमें डिहाइड्रेशन की तरफ भी नहीं लेके जाएगी और हमारे बॉडी वेट को हेल्दी रेंजेस में भी रखने में रोल प्ले करेगी। क्योंकि यहाँ पर लोगों का ज़्यादा मसला है एक्सेसिव फैट, यानी कि आपको मोटापा जो आता है वो आपके पेट के इर्द गिर्द, आपका पेट जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो बढ़ा हुआ नजर आता है। तो उसको बर्न करना हमारा यहाँ पे मेन गोल होता है। बहुत से लोगों को डबल चिन का मसला होता है, बहुत से लोगों को आपके बाजू पे बहुत फैट नजर आता है, थाई एरिया पे बहुत फैट नजर आता है। सो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें टारगेट करूँगी जो नंबर 1 आपका फैट बर्न करेंगी, नंबर 2 आपके निज़ाम हज़म को, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करेंगी। क्योंकि यहाँ पर हमारा मेटाबॉलिज्म जब स्लो होता है निज़ाम हज़म, तो चीज़ें बॉडी के ऊपर जमना शुरू हो जाती हैं। सो ये 2 गोल्स हैं। अब उसमें सबसे पहले इस तरह से है कि दारचीनी का इस्तेमाल मैं अपने बहुत से पेशेंट्स को फैट बर्न करने के लिए देती हूँ। इसका इस्तेमाल अगर आप निहार मुँह करते हैं, निहार मुँह इस्तेमाल से आपको 3 माह के अंदर अंदर अपनी वेस्ट जो है वो हेल्दी रेंजेस में कम होती हुई नजर आएगी, जो बैड फैट है। अब इस्तेमाल का तरीका क्या है कि आपने 3 से 4 पिंचेस दारचीनी की पानी में बॉईल करनी है और 1 कप पानी के अंदर इसको कंज्यूम कर लेना। और ये निहार मुँह प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद है। इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल भी सेहत के लिए मुज़र है। नंबर 2 काली मिर्च। काली मिर्च हम सबके खानों में जाती है, लेकिन अगेन इसका इस्तेमाल भी अगर निहार मुँह किया जाए, पानी में बॉईल करके किया जाए, तो इसमें हमारे पास पाइपीन मौजूद है। अच्छा। जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट सेल्स को बनने नहीं देता। मोटापे में होता कि आप खाते जाते हैं और एक्स्ट्रा फैट सेल्स बनते जाते हैं उसको स्टोर करने के लिए। तो मेटाबॉलिज्म के साथ साथ हमारा दूसरा गोल ये भी होता है कि एक्सेसिव फैट सेल बिल्डअप नहीं होना चाहिए। सही। तो उसके लिए काली मिर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 5 दाने काली मिर्च के 1 कप पानी में बॉईल करें और निहार मुँह उसका इस्तेमाल करें, आपका जो एक्सेसिव फैट है वो बर्न होता जाएगा। इसके अलावा थर्ड पे नारियल का पानी। आजकल नारियल बहुत अवेलेबल है, आपको जगह जगह नज़र भी आ रहा है। नारियल के पानी को आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ वो फ्रेश वाटर कंज्यूम करें। उसमें मौजूदा लॉरिक एसिड मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है। तो दिन में 1 दफ़ा उसका इस्तेमाल करें और कोशिश करें 10-11 बजे करें या शाम 4 से 5 बजे के टाइम पे करें। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इलायची, यहाँ पर मैं छोटी इलायची की बात करूँ जो हरे रंग की होती है। इलायची जो है अगेन मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करती है। इसके अंदर बहुत से लोगों को इसका पानी नहीं पसंद, तो आप इसके जो बीज हैं वो आप दूध में मिक्स करके भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करना है कि वो बीज आपके अंदर जाएं, क्योंकि बहुत से लोग इसके फ्लेवर से ज़रा घबराते हैं कि नहीं पिया जा सकता। इसके अलावा ज़ीरा का इस्तेमाल, ज़ीरा का इस्तेमाल दही के अंदर भी किया जा सकता है, खाने के ऊपर स्प्रिंकल करके भी किया जा सकता है। इसका पानी भी अगेन कंज्यूम किया जा सकता है। इसको रोटी के अंदर गूंद के भी खाया जा सकता है। अच्छा। तो ये भी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, फैट को बर्न करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नींबू का इस्तेमाल, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा नींबू पानी गर्मियों में पीना शुरू कर देते हैं, नींबू लेमनेड की फॉर्म में या किसी भी चीज़ के ऊपर स्प्रिंकल करके। नींबू का ज़्यादा इस्तेमाल समर सीजन्स में बहुत नुकसानदेह है। ये हमें डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाता है। ठीक है। ये एज अ डायूरेटिक काम करता है। उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको यूरिन पास आउट ज़्यादा करवाना होता है, जिनकी बॉडी में पानी जम रहा होता है, उनको हम ज़्यादा नींबू रिकमेंड करते हैं।
तो अगर आप नींबू का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वज़न कम करने के लिए, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करेगा। ठीक। तो दिन में एक नींबू 1 गिलास पानी के अंदर मिक्स करके आप कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, लोग नॉर्मल सिरका भी कंज्यूम करते हैं। मैंने बहुत सुना है कि लोग ये वेट रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा है, लेकिन इनिशियली आपने ज़्यादा क्वांटिटीज़ के साथ स्टार्ट नहीं करना, सिर्फ आधी टीस्पून से स्टार्ट करना है। ठीक। हाफ टी स्पून जब आप लेते हैं हाफ कप पानी के अंदर गर्म पानी करें, उसके अंदर हाफ टी स्पून आप एप्पल साइडर विनेगर मिक्स करें और एक दिन में बस इतनी ही क्वांटिटी आपने लेनी है। इससे ज़्यादा पिएंगे तो अगेन वो आपके लिए नुकसानदेह, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसके अलावा सेब का इस्तेमाल, जिन लोगों को मोटापे का मसला है, जिन लोगों को किसी भी किस्म की बॉडी पे एक्सेसिव फैटनेस का मसला है, सेब उनके लिए फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पर मैं सेब की बात कर रही हूँ, सेब के जूस की बात नहीं कर रही। ठीक है। लेकिन हम ड्रिंक्स की बात करें तो इसमें मैं इसका सोल्यूशन बता देती हूँ। आप सेब का जूस बनाएं, आप उसके अंदर ये सारी, इनमें से कोई 2 से 3 जो मैंने हर्ब्स बताई वो ऐड ऑन करें, स्पाइसेस ऐड ऑन करें, और सेब की पल्प जो है, जिसका गूदा है, वो इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका गूदा जब अंदर जाएगा तो फाइबर बॉडी में जाएगा, जो आपको वेट को लूज करने में हेल्प आउट करेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जहाँ मेटाबॉलिज्म की कमी है, जहाँ पर फैट का बिल्डअप बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगेन क्वांटिटी वेरी करेगी और किसको क्या चीज़ रिकमेंड करनी है वो वेरी करेगी। लेकिन अगर कोई डायबिटिक है या कोई हाइपरटेंसिव है तो इनमें से कोई भी 1 से 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। सौंफ का पानी भी मैंने सुना है बहुत इफेक्टिव होता है। मुझे उसके बारे में बता दें। सेकेंडली, हम अगर इन तमाम ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम अपनी डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे, तो मुझे बताएं इनका क्या फ़ायदा रह जाता है। चलें पहले हम सौंफ से बात कर लेते हैं। सौंफ का पानी इस तरह से फ़ायदेमंद है कि गर्मियों में बहुत से लोगों को डायरिया का मसला भी हो रहा होता है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल करके। सौंफ का पानी एक तो हमें डिहाइड्रेशन से रोकता है, सौंफ हमें डायरिया से बचा के रखती है, नंबर 1। नंबर 2, अगेन इसमें ऐसे कंपाउंड्स, ऐसी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करती हैं, बूस्टअप करती हैं। तो अगर आप सौंफ का पानी नहीं पी सकते, आप दिन में सौंफ किसी भी वक्त कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि रैंडम क्वांटिटीज़ कंज्यूम ना करें। आप अपने पास एक सेट क्वांटिटी रख लें कि आपने 1 चम्मच सौंफ एक दिन में खानी है, अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन लेके, तो आप पूरे दिन में उसको किसी भी वक्त थोड़ी थोड़ी करके ईजिली खा सकते हैं। ठीक है। और अगेन इन सब के साथ डाइट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप पूरे दिन में 1 कप दालचीनी का कहवा पी लें या आप कुछ भी खा लें, आपका वजन ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, इसके लिए आपको डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। हमारे पास टाइम कम है, सो आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों का ख्याल भी रखना है और जो चीज़ें बताई हैं ये आपका वेट कम करने में मदद भी करेंगे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात होगी।